अगर आप यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप इतने सारे सिलेबस को जल्दी कवर कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको वो कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो अधिकतर स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रेपरेशन स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी मार्क्स नहीं आते। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस इतने कम टाइम में कैसे कवर करें, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड प्रेपरेशंस नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपको वही स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ जिससे आप कम समय में पूरे यूनिट को स्मार्ट तरीके से कवर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो टाइम लाइन है उसको समझने की जरूरत है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को अगर आप रैंडम तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजन होगा, इसलिए सबसे पहले इसे पीरियड्स में डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि रेनेसां, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, प्यूरिटन एज, रेस्टोरेशन, नियो क्लासिकल, ऑगस्टिन एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज। आपको सबसे पहले इन पीरियड्स को क्लियर क्रोनोलॉजिकल फ्लो में समझना है। अगर टाइमलाइन क्लियर हो गई तो हाफ ऑफ द प्रेपरेशन इज ऑटोमेटिकली डन। इन सारी एजेस के सीक्वेंस के साथ साथ आपको इनका टाइम फ्रेम याद रखना भी जरूरी है। तो हर एज जो भी इंग्लिश लिटरेचर में एग्जिस्ट करती है, आपको उस एज का टाइम फ्रेम एग्जैक्टली जो डेट्स हैं वो याद होनी चाहिए। इसके लिए आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और फिर आप उसको याद करने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेकर, जिसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं, वहां से लेकर द एडवर्डियन एज जिसको मॉडर्न एज भी कहते हैं, उसकी बिगनिंग मानते हैं, उनकी डेट्स, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, मेजर राइटर्स और उनके मेजर वर्क्स, ये सब आपको याद हो जाएंगे। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द मेजर राइटर्स। स्टूडेंट्स अक्सर यही गलती करते हैं कि वो बहुत सारे ऑथर्स पढ़ने लगते हैं। यूपीपीएससी ने आपको ऑथर्स की एक लिस्ट दे रखी है कि आपको उनका कौन सा वर्क प्रिपेयर करना है, कौन सा ऑथर पे आपको बाकी ऑथर्स के मुकाबले ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ मेजर ऑथर्स जैसे कि विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स डिकेंस, टी.एस. एलियट, ये तो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब भी हैं। इन राइटर्स के बारे में आपको 3 चीजें याद रखनी है। उनके मेजर लिटरेरी वर्क्स कौन कौन से थे, पॉपुलर वर्क्स कौन से जिनके कारण उनको कोई अवार्ड मिला हो या कोई कंट्रोवर्सी हुई हो या कोई सीक्वल लिखा गया हो, या इस तरह की कोई भी मेजर जो इवेंट इनके वर्क के कारण हुआ हो, आपको वो एटलीस्ट वो सारे वर्क्स याद रखने हैं। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या है उनके वर्क्स का, इसके बारे में भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। और इसी के साथ साथ आपको हर एज की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो जरूर याद करके जानी है। एग्जामिनर को सिर्फ नेम्स और डेट्स नहीं चाहिए, उसे ये भी देखना होता है कि उस एज की जो लिटरेरी स्पिरिट है उसकी कितनी समझ है आपको। जैसे अगर हम जनरल बात करें तो रेनेसां में ह्यूमनिज्म और क्लासिकल लर्निंग का रिवाइवल हुआ था, वैसे ही रोमांटिक एज में इमेजिनेशन, नेचर और इंडिविजुअल जो इमोशंस हैं उन पे काम किया गया था। विक्टोरियन एज में ऐसे ही रियलिज्म और सोशल कंसर्न्स को हाईलाइट किया गया था। मॉडर्न एज में ऐसे ही एक्सपेरिमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन, ये 2 मेजर थीम्स थी जो उनके वर्क्स में हमें देखने को मिलती है। अगर आपको एज का जो कैरेक्टर है वो समझ में आ जाए तो एनालिटिकल क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ स्क्रीन पर हमने नियो क्लासिकल और रोमांटिसिज्म, इन दोनों एजेस के बीच में एक डिफरेंस बना के प्रेजेंट किया हुआ है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि एजेस को कंपेयर करना भी जरूरी है। अगर नियो क्लासिकल के बाद रोमांटिक एज आई है तो ऐसा क्या हुआ था कि यह ट्रांजिशन हुआ और क्या क्या चीजें इस ट्रांजिशन के टाइम पे बदली हैं, तो आपको उसके बारे में भी ध्यान रखना है। आपको वो भी पता होना चाहिए, उसके पीछे के रीजंस भी पता होने चाहिए। लिटरेचर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का जो कनेक्शन है आपको वो समझ में आना चाहिए। लिटरेचर हमेशा सोसाइटी और हिस्ट्री का एक रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि रेनेसां में हमें रिवाइवल ऑफ लर्निंग देखने को मिलता है, रेस्टोरेशन में इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द प्यूरिटन रूल, विक्टोरियन एज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, वैसे ही मॉडर्न एज में जो वॉर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि लिटरेचर किस तरह की सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। ये क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे आपके सामने, तो एक कंपैरेटिव जो प्रेपरेशन है वो करनी जरूरी है, विच मोस्ट स्टूडेंट्स डू इग्नोर। तो पीरियड्स को, एजेस को कंपेयर करके आपको पढ़ना है, तो आपके आंसर ज्यादा मैच्योर और एनालिटिकल दिखते हैं। इसके बाद जितने भी फेमस पॉपुलर राइटर्स हैं हर एज के, आपको उनका जो सिग्नेचर कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री एज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, तो ये उनका एक
एक सिग्नेचर कॉन्सेप्ट है और उनकी सारी पोइट्री जो है वो इसके ही इर्द गिर्द घूमती है। आपको ये जो फीलिंग है, जो उनका बिलीफ है, ये आपको उनकी हर पोइट्री, हर पोएम में दिखाई देगा। वैसे ही सैमुअल जॉनसन बिलीव करते हैं थियरी ऑफ इमेजिनेशन में, और उनकी जो पोइट्री है उसमें आपको ये थियरी ऑफ इमेजिनेशन जो है ये इसका इम्पैक्ट हर पोएम में दिखाई देगा। टी.एस. एलियट बिलीव करते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में, मैथ्यू अर्नोल्ड बिलीव करते हैं टचस्टोन मेथड में, और ये जो उनके प्रोपाउंडेड कॉन्सेप्ट्स हैं इनका रिफ्लेक्शन आपको उनके वर्क्स में इजीली देखने को मिलेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो राइटर्स को आप जानेंगे, उनके सिग्नेचर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको उनकी क्लैरिटी, उनकी एज की क्लैरिटी, उनकी राइटिंग की क्लैरिटी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने लिटरेरी एजेस की बात की, लेकिन एग्जाम में सिर्फ एजेस में से ही क्वेश्चंस नहीं आते, बल्कि जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं और ट्रेंड्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको मूवमेंट समझ में आ जाए तो पूरी जो लिटरेरी हिस्ट्री है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। जैसे एक बहुत पॉपुलर मूवमेंट था रेनेसा पीरियड में जिसका नाम था ह्यूमनिज्म। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड है वो ह्यूमनिज्म है। इस मूवमेंट का मेन फोकस था ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन पोटेंशियल और इंडिविजुअल डिग्निटी। मिडिल एजेस में लिटरेचर का फोकस मोस्टली रिलीजन और चर्च अथॉरिटीज पर था, लेकिन रेनेसा में राइटर्स ने मैन को और ह्यूमन एक्सपीरियंस को सेंटर में रखा। इस ट्रेंड को हम जिन राइटर्स के वर्क्स में देख सकते हैं उनमें से एक है विलियम शेक्सपियर, एक है क्रिस्टोफर मार्लो, क्योंकि इनके वर्क्स में हम ह्यूमन इमोशंस, एम्बिशंस और इंडिविजुअलिटी को बहुत स्ट्रांगली देख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में रेनेसा लिटरेचर पूछा जाए तो स्टूडेंट्स को ह्यूमनिज्म जरूर मेंशन करना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रेस्टोरेशन और ऑगस्टिन एज में एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट आता है नियो क्लासिकल राइटर्स बिलीव करते थे कि लिटरेचर शुड फॉलो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, राइटर शुड इमिटेट ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स। इस पीरियड में रीजन, बैलेंस और सटायर बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस ट्रेंड को हम अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन में देख सकते हैं। फिर रोमांटिक एज में आया रोमांटिसिज्म। ये मूवमेंट बेसिकली नियो क्लासिज्म के रिएक्शन के रूप में आया था। नियो क्लासिज्म रीजन को एम्फेसाइज करता था, लेकिन जो रोमांटिसिज्म है उसने फोकस किया मेजरली इमेजिनेशन के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, नेचर के ऊपर, इंडिविजुअलिटी के ऊपर। रोमांटिक पोएट्स बिलीव करते थे कि पोएट्री शुड कम फ्रॉम डीप फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन। और इस मूवमेंट के जो मेजर राइटर्स हैं उनके बारे में आप सब जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड जॉन किट्स। एग्जाम्पल के लिए अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को डिफाइन करें तो आप कुछ ऐसे करेंगे, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। फिर विक्टोरियन एज में आया रियलिज्म। रियलिस्टिक राइटर सोसाइटी की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, क्लास डिफरेंस, पॉवर्टी और सोशल इश्यूज को डिपिक्ट करते हैं। इस ट्रेंड को नॉवेल्स में बहुत क्लियरली देखा जा सकता है, स्पेशली इन राइटर्स लाइक चार्ल्स डिकन्स एंड जॉर्ज एलियट। विक्टोरियन लिटरेचर में राइटर्स सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते थे और उसको सुधारने की कोशिश करते थे। वैसे ही 20th सेंचुरी में आया मॉडर्निज्म। तो मॉडर्निस्ट राइटर्स जो है वो ट्रेडिशनल फॉर्म्स को ब्रेक करते हैं और न्यू एक्सपेरिमेंट्स टेक्निक का यूज करते हैं। इस मूवमेंट के पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन था वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, और इसका इम्पैक्ट जो पूरा लिटरेचर है 20th सेंचुरी का उस पर देखने को मिलता है। सोसाइटी में कंफ्यूजन, एंग्जाइटी और फ्रेगमेंटेशन बढ़ गई थी, और यही चीज लिटरेचर में रिफ्लेक्ट भी होती है। मॉडर्निज्म को रिप्रेजेंट करने वाले अगर मैं आपको 3 राइटर्स के नाम दूं तो वो होंगे टी.एस. एलियट, जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ। इनके वर्क्स में टेक्निक जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स ये बहुत इजीली देखने को मिलती है। तो ये मूवमेंट्स और ऐसे और बहुत सारे जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं जो 16th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी के बीच आए और चले गए अपना इम्पैक्ट छोड़कर, उन सब की आप एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। आप एक लिस्ट जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें इन सब लिटरेरी मूवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस बना के दिए गए हैं, आप उनको याद करिए, आप उनकी प्रैक्टिस करिए, और इससे भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो उनमें नहीं आ पाती। दूसरी गलती है कि स्टूडेंट्स माइनर लिटरेरी पीरियड को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि कैरोलिन पीरियड या प्यूरिटन एज। इनमें से भी काफी बार क्वेश्चंस आते हैं और काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तीसरी गलती यह है कि स्टूडेंट्स रिवाइज नहीं करते। यूपीपीएससी ने आपको बहुत वास्ट सिलेबस दिया है, और इतना बड़ा सिलेबस बिना प्रॉपर रिविजन स्ट्रैटेजी के रिटेन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास 85 डेज का टाइम है। तो उसमें आप हिस्ट्री की जो मोटी मोटी किताबें हैं उनमें अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये तो आपने पढ़ी होंगी नेट के टाइम भी, अपने मास्टर्स के टाइम भी। अभी
फिलहाल आप जो फास्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी है उस पे काम कीजिए। हर टाइम पीरियड के ऊपर एक पेज की समरी लिखिए, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को उतारिए, मेजर राइटर्स के बारे में पढ़िए, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में पढ़िए जो आपको यूपीपीएससी ने सिलेबस दे रखा है, जिन राइटर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनके वर्क्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, आपको मेजरली उन्हीं पे फोकस करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को इस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे, टाइमलाइन क्लियर रखते हुए, मेजर राइटर्स पर फोकस करते हुए, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हुए और प्रॉपर रिवीजन करते हुए, तो ये पूरा यूनिट उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना स्टूडेंट्स को लगता है। स्मार्ट प्रेपरेशन के साथ साथ इसे कम समय में भी इफेक्टिवली कवर किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूपीपीएससी इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो आपको मिलते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस, कीप स्टडीइंग एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ।